नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति चौधरी और यूपीएससी क्रैकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लासिक्स हिस्ट्री के चैप्टर 5 के पार्ट 1 को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें खबरें और किताबें। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। किताबें और खबरों से हमें क्या पता लगता है, ये आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें मैरी है, तो अपने स्कूल में है आज, तो उसकी टीचर उन्हें पहली बार पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी में लेके गई हैं। तो वहाँ उन्होंने वेदों को देखा। उनकी जो टीचर ने उन्हें बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेद यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो वेदों के बारे में सोचने लग जाती कि वेद क्या है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी मेंशन कर दिया, यहाँ पे सवाल है हमारा, वेद क्या है। तो आज हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेद दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में एक है, मतलब दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद 4 वेद हैं हमारे। कौन कौन से हैं 4 वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये सीरियल से हैं। सबसे पहले ऋग्वेद बना, फिर सामवेद, यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद। ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे लिख दी है इसको लर्न करने के लिए। रसिया, आर से ऋग्वेद, एस से सामवेद, वाई से यजुर्वेद, ए से अथर्ववेद। तो इनकी जो रचना है, सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। इसमें क्या है, हजारों प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं मीन्स पोयम की तरह, जिसे सूक्त भी कहा गया है, जिसको प्रार्थनाएं सूक्त कहा गया है। मतलब एक अच्छी तरह से इनको बोला जा सकता है। और इसमें देवी देवताओं का भी काफी जिक्र आया है। तो जो इम्पोर्टेंट 3 देवता यहाँ पर कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। 3 देवता हैं यहाँ पर। अग्नि जो है वो आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिसे एक पेय पदार्थ बनाया जाता है। तो ये 3 देवता इन्होंने यहाँ पे माने हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिया है। टाइप ऑफ गॉड्स कौन कौन से माने इन्होंने? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, युद्ध के देवता जिन्हें, और सोम जो एक स्पेशल तरह का प्लांट है। ये इसे एक पेय पदार्थ बनाया जाता है, पेय बनाया जाता है इससे, सोम से। तो ये जो वैदिक प्रार्थनाएं हैं, तो ये ऋषियों ने इनकी रचना की थी और महिलाओं ने भी इनकी रचना की थी। तो ऋग्वेद की जो भाषा है उसे प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति भी उसको कहा जाता है। तो जो आजकल हम स्कूलों में संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं, उससे ये डिफरेंट होती है। इसमें कई तरह के लैंग्वेज के वर्ड मिल जाते हैं, कई सारी लैंग्वेज का मिक्सचर है ये। तो कौन कौन सी वो लैंग्वेज हैं, एक बार देखते हैं। तो संस्कृत और अन्य भाषाएं, ये इन्हें भाषा परिवार बोला जाता है, इसलिए क्योंकि जो अलग अलग भाषाएं होती हैं तो उनके जो वर्ड होते हैं उनके सेम मीनिंग किस तरह से निकलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। जैसे जो संस्कृत भाषा है इसे भारोपीय भी बोला जाता है। भारोपीय, इंडो यूरोपियन भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया भाषा, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और एशिया की भाषा जैसे फारसी, यूरोप की भाषा जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश, बहुत सारी जो भाषाएं एक ही परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके शब्द एक जैसे थे। जैसे अगर हम बात करें मातृ, तो मातृ संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का शब्द है, और मदर अंग्रेजी का शब्द है। तो ये सिमिलर हैं लगभग सब। इसके अलावा हम बात करते हैं उपमहाद्वीप की दूसरी भाषाएं, और दूसरे भाषा परिवार कौन से थे? जैसे पूर्वोत्तर देशों में कौन सी जो प्रदेश हैं उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तिब्बत और बर्मा भाषा। ये मैंने यहाँ एक मैप भी बनाने की कोशिश की है, हम मैप में बताया है आपको। आप भी मैप अगर बनाना सीख जाएंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, लेकिन जिस तरह से मैंने बनाया आप और भी अच्छा ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो ये है पूर्वोत्तर प्रदेश, यहाँ पे तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है। और इसमें कौन तेलुगु आती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। ये यहाँ पे ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, बोली जाती हैं। और जबकि ये यहाँ पे पड़ता है झारखंड और मध्य प्रदेश, यहाँ पे बोली जाती है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा। तो यह विभिन्न प्रकार की भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ी है संस्कृत भाषा जो थी जिसमें वेदों की रचना हुई है, भारत यूरोपीय परिवार की भाषा, इसको एक बार एक शॉर्ट देख लेते हैं। मैंने अलग से मेंशन किया है, अलग से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि एक बार और पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ठीक से। इसको इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भी बोला जाता है। यूरोपीय भाषा इसमें कौन कौन सी हैं? जैसे
इंग्लिश है, फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश। इसके अलावा भारतीय भाषा कौन कौन सी है इसमें? असम, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, कई तरह की भाषाएं इसमें। ये ऋग्वेद जिसमें लिखा हुआ है ये उन भाषाओं की बात कर रहे हैं। जो वैदिक संस्कृत भाषा है उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो ये सारी भाषाएं वैदिक संस्कृत में आती हैं। और जो वैदिक संस्कृत भाषा है वो आज के टाइम पर जो स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि इतनी सारी भाषाओं का मिक्सचर नहीं है जो आज के टाइम पर स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाती है। अब ऋग्वेद के बारे में क्या बताया गया है? जैसे आज के टाइम पर हम बुक्स पढ़ते हैं, वो लिखी होती हैं, छप के तब लिखी जाती हैं, तब हम उनको पढ़ते हैं। लेकिन ऋग्वेद के बारे में ये बात कही जाती है कि ऋग्वेद सदियों, क्योंकि बहुत पुराना है, सदियों से केवल सुनकर ही लोग इसको याद रखते थे। जैसे ऋषियों से सुन लेते थे या दूसरे संत होते थे उनसे सुन लेते थे और सुन के लोग उसको याद करते थे। तो वो याद करके कंठस्थ उसमें ही चली आ रही थी ये फॉर्म अभी तक। इसमें ये कहा गया है कि 200 साल पहले ही ऋग्वेद को छापा गया है, 200 साल पहले छापा गया है। उससे पहले ये सुनकर ही लोग इसको याद करते थे। अब इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? अब अभी तक हम पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ते आ रहे थे कि वो खुदाई करते थे, नीचे से जितने अवशेष मिलते थे उनके अकॉर्डिंग वो अपना अनुमान लगाते थे तो पहले क्या क्या चीज़ें होती थी, कहाँ पर क्या क्या होता था। अब जो इतिहासकार होते हैं वो उन्हें अवशेष भी चाहिए होते हैं और लिखित चीज़ें भी उन्हें चाहिए होती हैं, पूरा एक विवरण जानने के लिए कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें पहले थी, कब लिखना शुरू किया गया, कौन से टाइम पर कौन सी चीज़ें होती थी। जैसे ऋग्वेद के बारे में पढ़ा है तो पुरातत्वविद तो कहीं से नहीं खोजेंगे नहीं, कहीं नीचे दबी नहीं मिलेंगी चीज़ें, लेकिन इतिहासकारों की नॉलेज में होंगी ये चीज़ें। तो मिलकर ही दोनों हिस्ट्री के बारे में जानते हैं लोग। तो ऋग्वेद में जो सूक्त वार्तालाप है, जो सूक्त लिखे गए हैं, तो एक्चुअली किस तरह से वो हैं, किस तरह की जो बातचीत है उसमें, वो अभी हम एक देखेंगे। इसमें विश्वामित्र, एक ऋषि हैं विश्वामित्र, और दो नदियां हैं ब्यास और सतलुज। ब्यास और सतलुज नदी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, तो इन्हें देवियों के रूप में पूजा जाता है, ब्यास और सतलुज नदी को। एक बार और देख लेते हैं मैप में। तो ये हैं ब्यास और सतलुज, दो नदियां हैं, इन्हें देवियों की तरह पूजा जाता है। तो विश्वामित्र और इन दोनों नदियों के बीच में किस तरह वार्तालाप होता है वो देखते हैं। इससे पहले एक चीज़ ये देखते हैं कि ये ऋग्वेद की एक पांडुलिपि का पन्ना है। ये भुर्ज नाम का एक वृक्ष होता है, उसकी छाल पर लिखी गई है। ये कश्मीर में मिली थी, ये भुर्ज छाल पे लिखी हुआ ये जो पन्ना है ऋग्वेद पांडुलिपि का। तो लगभग 150 साल पहले इसको छापा गया था इस तरह से। अब इसको देखने के बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दिया गया है। इसके अलावा पुणे और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित रख लिया गया है इन्हें इस समय पे। अब हम बात करते हैं विश्वामित्र और नदियों का किस तरह से बातचीत लिखी हुई है ऋग्वेद में। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदी, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों के नीचे आ रही। मतलब एक उन्होंने एक उसको कंपैरिजन किया है कि मतलब नदी चमकती बहुत तेजी से नीचे आ रही है, चट्टानों को घिसती हुई आ रही है, तो जिस स्पीड से आ रही है वो घोड़ों की तरह आ रही है। तो वो कहते हैं नदियों से कि प्लीज़ हमें, मतलब कृपया हमें रास्ता दीजिए ताकि हम अपने घोड़ों गाड़ियों के साथ, रथ और गाड़ियों के साथ सुरक्षित दूसरे स्थान पर पहुंच सकें। तो नदियों इनके बीच में इस तरह का वार्तालाप है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसके पर्पज़ से, एग्जाम के पर्पज़ से। जो इम्पॉर्टेंट है हम केवल वही देखेंगे। इसके अलावा इतिहासकार बताते हैं कि इस क्षेत्र में प्रार्थना इसी क्षेत्र में रची गई जो नदियाँ वगैरह ये बहती हैं। इसके आगे देखते हैं क्या क्या है। अब घोड़े और रथ की बात यहाँ पे आने लगी है। मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या है। तो जो ऋग्वेद है उसमें मवेशियों, बच्चों जैसे खासकर पुत्र पैदा करने के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि चीज़ें अच्छी मानी जाती थी उस समय पे, युद्ध के पर्पज़ से भी तीनों बहुत ही अच्छे हैं ये। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लोग प्रार्थनाएं करते थे। ऋग्वेद में ही आज भी लिखी हुई हैं ये चीज़ें। तो इस तरह के श्लोक वगैरह इसमें या सूक्त वगैरह लिखे हुए हैं। रथ, घोड़ों को लड़ाई के लिए, लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था इसलिए। और लड़ाई करके क्या किया जाता, मवेशियों को जीत कर लाया जाता था। जैसे उन पे गाय बैल वगैरह होते तो उनको लड़ाई में जीत लाते थे लोग। और ज़मीन के लिए भी लड़ते थे, जैसे अच्छे चारागाह हैं जहाँ पर, तो उस ज़मीन को हासिल करने के लिए लोग लड़ाई करते थे। जहाँ पर जौ जैसी फसल उगाई जा सके, क्योंकि जौ बहुत कम टाइम में रेडी हो जाती है। और पानी के लिए भी लोग लड़ाई करते थे, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई करते थे। यहाँ ही मैंने लिख दिया है थोड़ा सा कि रथ, युद्ध के लिए रथ का यूज़ युद्ध में होता था, और पानी लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध वगैरह लड़े जाते थे। इसके अलावा
युद्ध में जो सामान धन जो जीत कर लाया जाता था तो वो सरदारों पुरोहितों को दे दिया जाता था। यज्ञ में भी उसका काम आता था उस धन का। तो युद्ध में जो धन आता था वो सरदारों को कुछ दे दिया जाता था, कुछ पुरोहितों को दे दिया जाता था और बचा कुछ सब थोड़ा सा लोगों में बांट दिया जाता था। यज्ञ के लिए भी काम आता था क्योंकि ऋग्वैदिक काल में यज्ञ भी बहुत तेजी से होते थे। और देवी देवताओं को आहुति दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी यहाँ पे दे दी जाती थी। तो जो अधिकांश पुरुष हैं वो युद्ध लड़ा करते थे। मतलब कोई ऐसी सेना का कोई प्रबंध नहीं था कि जैसे सेना बना, तो कोई खास सेना नहीं होती थी, केवल पुरुष ही युद्ध में लड़ते थे ये। और सभाओं के लिए लोग मिलते जुलते थे आपस में, युद्ध और शांति के लिए उसमें सलाह मशवरा होता था किस तरह से क्या काम करना है। और उसमें लोग अपने अपने जो बीच में जो सबसे कुशल और बहादुर योद्धा होता था उसे अपना ये लोग सरदार बना लेते थे। तो इस पार्ट में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जितनी वीडियोस यूपीएससी क्रैकर के थ्रू अपलोड होंगी वो आपको मिल जाएंगी। और अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। नई वीडियोज़ देखते रहिए, रिविजन करते रहिए बुक्स के हेल्प से, वीडियोज़ के हेल्प से। जय हिंद, वंदे मातरम।